हाँ जी, रेडी? शुरू किया जाए। अपन लोग कहां तक कर चुके थे? जनरल क्लॉज एक्ट में हमने डेफिनेशंस की थी। सेक्शन 5 जो है वो हमें शुरू करना था। बोलो ना हाँ। सेक्शन 5 में हमने क्या किया था अभी तक? सेक्शन 5 कॉपी में कर रहे थे, बुक में? कॉपी में। सेक्शन 5 आइएगा। जनरल क्लॉज एक्ट क्लास 2 सेक्शन 5 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेंट्रल एक्ट। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेंट्रल एक्ट। अगर मैं सेंट्रल एक्ट की बात करूं तो सेंट्रल एक्ट कब शुरू होता है? सेंट्रल एक्ट का डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? चलिए देखना शुरू करते हैं। सेंट्रल एक्ट क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में समझा कि सेंट्रल एक्ट क्या होता है। आज हम करने जा रहे हैं उसका कमेंसमेंट डेट क्या होता है, किस दिन से वो इनिशिएट होता है। लिखिएगा वेयर डेट ऑफ कमेंसमेंट प्रेस्क्राइब्ड। वेयर डेट ऑफ कमेंसमेंट प्रेस्क्राइब्ड। जहां कमेंसमेंट डेट प्रेस्क्राइब्ड है तो फिर मैं कह सकता हूं सच प्रेस्क्राइब्ड डेट से, सच प्रेस्क्राइब्ड डेट। जी, तो अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट प्रेस्क्राइब है तो सच कमेंसमेंट डेट सच प्रेस्क्राइब डेट से फॉर एग्जांपल कंपनी एक 2013 कब से शुरू हुआ था? कंपनी एक 2013 की एग्जिस्टेंस की डेट क्या है? कंपनी एक 2013, नाम से लग रहा है 2013 में आया होगा, द आंसर इज नो। कंपनी एक 2013 बना था, 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हुआ था। कंपनी एक 2013 किस दिन से इफेक्ट में आया? 1 अप्रैल 2014 से। कोई दिक्कत? क्योंकि जब ये एक्ट बना तो एक्ट बनाते हुए ही इसकी प्रेस्क्राइब डेट दे दी गई थी फिर कि ये 1 अप्रैल 2014 से एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है जी, चलिए। होता क्या है, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ना, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद उस एक्ट की एक नोटिफिकेशन डेट दी जाती है कि ये इस दिन से नोटिफाई हुआ है, यानी कि इस दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा। से फॉर एग्जांपल हमारा एक एक्ट 2002, ये बना कब होगा? प्रेसिडेंट के साइन कब हुए होंगे? 2002 में। बट ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 2011 में। तब तक नोटिफाई नहीं हुआ था, 9 साल तक। 9 साल तक कौन सा एक्ट रहा था? एमआरटीपी एक्ट, पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये चेहरे बता रहे हैं कि सब मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अबे कब पढ़ाया हमें? इकोनॉमिक्स वाले ने पढ़ाया होगा, बोलो ना हाँ। अदरवाइज हो नहीं सकता ना पढ़ाया है।
अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है तो डिपेंड करता है ये बनाया कब गया है. मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. या तो संविधान के पहले बना या संविधान के बाद बना. अगर तो ये संविधान के बनने के बाद बना है तो इसकी कमेंसमेंट डेट क्या मानी जाएगी? मैं कह सकता हूं डे ऑन विच assent of president received. वो दिन जिस दिन प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है, वो दिन जिस दिन प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है. प्रेसिडेंट कौन है हमारे? नरेंद्र. अच्छा चलो जी. मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही एग्जिस्टेंस में आया तो किस दिन से अप्रूवल होएगी? डे ऑन विच एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल हैज बीन रिसीव्ड. गवर्नर जनरल लिखा है तो चाहे गवर्नर जनरल इन काउंसिल हो या गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी हो. कुछ याद आ रहा है या मैं वैसे स्टाइल मार गया हूं? याद आ रहा है. तो ये है जी सेक्शन 5. सेक्शन 5. कोई दिक्कत? चलिए बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एक्ट किस दिन से कमेंस होता है? तो ऐसे लिखना है. क्या चार्ट में बना के आएंगे इसको? पैराग्राफ में बन जाएगा ना पैराग्राफ में. चलिए नाउ कम टू सेक्शन नंबर 6, सेक्शन 6. आइएगा सेक्शन 6 के ऊपर आइएगा. कंसिक्वेंसेस ऑफ रिपील. कंसिक्वेंसेस ऑफ रिपील. आजकल आप देख रहे हो आधा देश बंद हुआ पड़ा है. कल कुछ लोग जा रहे थे, मेरे मित्र थे, वो जा रहे थे गुड़गांव. 3 घंटे तक कह रहे थे गाड़ी ही नहीं हिली. 3 घंटे तक फ्लाइट्स वगैरह सब मिस हुई लोगों की. तो फिलहाल ये जो इस टाइम इतना लोग शोर मचा रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कि रिपील करो. किसको रिपील करो? CAA या NRC को, जो एक्ट संसद ने पास किया उन्हें रिपील करो. तो रिपील करने का मतलब क्या है? हटाना, किसी एक्ट को हटाना. खैर हमारा मुद्दा यहाँ पे CAA और NRC नहीं है, हम उन पे नहीं कंसंट्रेट कर रहे, वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं. हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है कि अगर कोई एक्ट रिपील होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो उसने किसको रिपील किया? कंपनी एक्ट 1956 को. कंपनी एक्ट 1956 जब आया तो उसने किसको रिपील किया? कंपनी एक्ट 1913 को. ठीक है. तो इस तरीके से रिपील का मतलब खत्म करना. तो अगर जब कभी कोई एक्ट रिपील होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लिखना शुरू कीजिएगा. वेयर दिस एक्ट का मतलब ये एक्ट. शाबाश, क्या हिंदी मारी है भाई. ये एक्ट का मतलब दिस एक्ट. दिस एक्ट का मतलब जनरल क्लॉज एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर commencement
of this act, regulation made after the commencement of this act. तो दोबारा बोलता हूं, where this act or any central act or regulation made after the commencement of this act repeal any enactment, then such repeal shall not repeal any enactment, then such repeal shall not revive anything not in force at the time when repeal takes effect. बड़े ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब क्या है। हाँ जी, लिख लिया। अब बड़े ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है आपने। जब ये एक्ट या कोई भी और सेंट्रल एक्ट या फिर कोई भी और रेगुलेशन जो कि आई है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में अगर रिपील करता है किसी चीज को, तो रिपील करने का मतलब ये नहीं है कि रिवाइव हो जाएगी वो चीज जो एग्जिस्टेंस में नहीं थी रिपील के वक्त। क्या मतलब है? मतलब ये है, एनालिसिस में आएगा, ये कहना चाह रहा है कि जो मर गया समझो मर गया। इसका कहने का मतलब ये है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट था कंपनी एक्ट 1913, इसको मार के किसने जन्म लिया? कंपनी एक्ट 1956 ने। फिर उसको मार के किसने जन्म लिया? कंपनीज एक्ट 2013 ने। मैं कहता हूं जब कंपनी एक्ट 2013 ने 1956 को मारा, तो क्या 1956 के मरने का मतलब यह होगा कि 1913 जिंदा हो जाएगा? क्या यह मतलब होगा? नहीं। अब पढ़ के देखिएगा लाइन को। रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1956। तो इसने उसको रिपील किया, उसने इसको रिपील किया। हाउएवर, रिपील ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 shall not revive कंपनीज एक्ट 1913।
रिपील ऑफ कंपनी एक्ट 1956 शेल नॉट रिवाइव कंपनीज एक्ट 1913। कोई दिक्कत? चलो जी, सेकेंड पॉइंट, अफेक्ट एनी राइट, ऑब्लिगेशन, liability incurred under enactment so repealed affect any right, obligation, liability incurred under the enactment so repealed। क्या मतलब है? A Limited formed as Section 25 company under Companies Act 1956, that is Section 8 company as per Company Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 25 कंपनी क्या बन गई है? सेक्शन 8 कंपनीज, जिन्हें ये कौन सी कंपनियां होती हैं? एनपीओ कंपनी। ठीक है, चले। ए लिमिटेड जो थी वो कंपनी एक्ट 1956 में सेक्शन 25 कंपनी के रूप में बनी। ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड वेरियस राइट्स अंडर कंपनी एक्ट 1956। सवाल ये उठता है कि वेदर ऑल सच राइट्स टू कंटिन्यू अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल। बोलो जी, 1956 में जो सेक्शन 8 कंपनी बनी थी, क्या उनके राइट्स 2013 आने के बाद भी, यानी कि 1956 रिपील होने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे? हाँ, उनको जो जो बेनिफिट वहां पर मिले थे वो बेनिफिट यहां पर कंटिन्यू रहेंगे। पढ़ के देखिएगा, यही तो पॉइंट है। यस, सिंस रिपील shall not affect such rights। अगर नए एक्ट में बना दिया गया कि भैया हम ये चेंज ला रहे हैं और उसमें लिखा कि हम पिछले इफेक्ट से ला रहे हैं, बैक डेट से, तो होगा, अदरवाइज तो जो मिल चुका वो मिल चुका। चले, पॉइंट नंबर थर्ड, affect any penalty, forfeiture or punishment, affect any penalty, forfeiture or punishment for any offense committed under enactment so repealed। so repealed। तो दोबारा बोलता हूं, अफेक्ट एनी पेनल्टी, फोरफीचर और पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर इनेक्टमेंट सो रिपील्ड। क्या मतलब है?
अगर किसी को कंपनी एक्ट 1956 के अंदर कोई पेनल्टी लगी है तो वो क्या पेनल्टी कंटिन्यू रहेगी या डिसकंटिन्यू हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। इफ आई एम सेइंग कि अगर मान लीजिए पेनल्टी इंपोज हुई है किसी के ऊपर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर, if penalty is imposed on any company as per the provisions of Company Act 1956 and suppose Company Act 1956 has been repealed, does it mean कि वो पेनल्टी जो लगी वो कंटिन्यू है या नहीं है? मेरे को 1956 एक्ट के अंदर सजा मिली 10 साल की, अभी 6 महीने हुए थे। यार अपने ऊपर ऐसा एग्जांपल लेना नहीं चाहिए। पहली बात तो मान लो अब ले लिया तो चलो खैर, 6 महीने की सजा हुई थी कि कंपनी एक्ट 2013 आया, मैंने जेल में दिवाली बनाई, मैंने कहा आ गया सजा खत्म, 1956 गया तो सजा भी खत्म। क्या ऐसा होगा? या पूरे बाकी का समय बिताना पड़ेगा? बिताना पड़ेगा। बढ़ सकते हैं आगे? क्लियर है? पढ़ के देखिएगा। लो जी लो, for example, Mr. A was liable for imprisonment for 10 years. For 10 years in 2012 as per Companies Act 1956, Mr. A was liable for imprisonment for 10 years in 2012 as per the Companies Act 1956. Now, in 2019, when Companies Act 1956 stand repealed, whether Mr. A is still liable? आवाज नहीं आ रही। Yes, he shall continue to remain liable. Next point, point number 4. Point number 4. Affect any investigation, comma legal proceedings affect any investigation, comma legal proceedings. अगर मान लीजिए मेरी कंपनी के ऊपर 2013 आने से पहले कोई केस छिड़ हुआ 1956 के अंदर, तो क्या वो केस अभी भी चल रहा होगा या बंद हो जाएगा? आवाज ही नहीं आ रही। कोई ग्लूकोन डी वगैरह मंगाया जाए क्या? चाय, पता है स्टूडेंट लाइफ में चाय जो है ना वो तो जहर है। ऑल केसेस फाइल्ड, तुम्हारी उम्र में तो मैं पता भी नहीं होता था चाय होती क्या है। Prior to Company Act 2013, shall continue as per Company Act 1956 only. ये पूरा आपका सेक्शन 6 संपूर्ण रूप से समाप्त होता है।
अब हम आते हैं सेक्शन 6 कैपिटल ए के ऊपर। सेक्शन 6 कैपिटल ए शुरू करूं? या तो तुम्हें लग रही है ठंड, या तुम्हें एक्ट लग रहा है बोरियत, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। बोरियत है, भूख लग रही है। तो ये सामने गुरुद्वारा है ना, अभी वहीं चलते हैं। मुझे नहीं लग रही वैसे। एक भी मतलब कितने खिलाने थे? कोई बैच शुरू होने से पहले पैम्पलेट पे लिखा था कि यहां 10 पिज़्ज़े खिलाए जाते हैं साथ में। कमाल हो गई भाई। तेरा वाला जरूर मिलेगा। कुंदन डोमिनोज में था कल। बुलाना जरा, नालायक को पूरा दिन कॉल कर रहा था मैं, फोन नहीं उठाया इसने। मैडम हम क्लास में हैं, क्लास चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। चलो जी, सेक्शन 6 कैपिटल ए, ये टेक्निकल है थोड़ा मुद्दा, जरा ध्यान से समझना है इसे। ऑल अमेंडमेंट इन रिपील एक्ट to continue. All amendment in the repeal act to continue. सोच के देखो इसका मतलब क्या होगा वैसे। बड़ा अच्छा मतलब है, इस पे तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भिड़े हुए हैं आजकल। जो एग्जांपल मैं दूंगा, अगर उन्हें जनरल क्लॉज एक्ट ध्यान से पढ़ा होता तो शायद भिड़ने की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज कई बड़े बड़े एडवोकेट आपस में लगे होते। कई बार फेसबुक का एक पेज है वहां पर, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट। कल हमने फिल्म देखी पति पत्नी और वो, अपने दोनों छोटे पोपलियों के साथ। बट अच्छी है यार, मतलब कॉमेडी फिल्म है। where any central act or regulation made after the commencement of this act repeal any enactment then such repeal shall not affect the continuance of any amendment oblique omission oblique insertion made by enactment so repealed। पढ़ा आपने? बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अब एक एग्जांपल जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन था, लोन टू डायरेक्टर।
सेक्शन 185। तो दोबारा बोलता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 185, लोन्स टू डायरेक्टर्स। यह सेक्शन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों पे लगता था। यह सेक्शन प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज पे लगता था। फिर 1 जून 2015 को इसके ऊपर एक अमेंडमेंट आई। फर्स्ट जून 2015 इसके अंदर अमेंडमेंट आई और इस अमेंडमेंट ने लिखा कि अब यह सेक्शन नॉट एप्लीकेबल है टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वेयर बाय private limited companies were exempted. एक जून 15 की अमेंडमेंट ने कहा कि यह सेक्शन अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसने कहा, रिपील किया एग्जिस्टिंग सेक्शन 185 एंड फ्रेम्ड किया न्यू सेक्शन 185। क्वेश्चन ये है कि वेदर, ओहो, कंपनी अमेंडमेंट 2015 नहीं, 2017 ने रिपील किया एग्जिस्टिंग सेक्शन 185 को और फिर नया सेक्शन 185 लेके आए। चलो जी, रिपील्ड। सवाल ये उठा कि वेदर रिपील of section 185 shall also repeal amendment oblique modification of private limited companies। बोलो जी। आजकल इस मुद्दे पर बड़ी बहस चल रही है कि सेक्शन 185 जब रिपील्ड हुआ तो क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे अभी भी लगना चाहिए नए वाला 185 या नहीं लगना चाहिए। लॉ कहता है जब आप किसी एक्ट को या किसी सेक्शन को रिपील करते हैं तो उसके ऊपर जो अमेंडमेंट आती है, जो मॉडिफिकेशन आती है, वो रिपील्ड नहीं होती जब तक कि स्पेसिफिकली रिपील के वक्त ये भी ना लिखा हो। अगर ये लिखा हुआ रिपील के वक्त कि हम सेक्शन रिपील कर रहे हैं और इसके ऊपर अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन को भी रिपील कर रहे हैं तो रिपील हो जाएंगी। बट अगर लिखा है केवल हम किस सेक्शन को रिपील कर रहे हैं तो इसका मतलब सेक्शन रिपील हुआ है, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन या फिर अमेंडमेंट अभी भी जिंदा रहेंगी। क्लियर हो गई बात इतनी? तो क्या आपने क्या किया, रिपील को इस वक्त सेक्शन को रिपील किया, तो क्या मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? द आंसर इज यस, होंगी। अब ये बेसिक सी बात है जिसे एक्सपर्ट भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रैक्टिस में आते हैं छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं तो फिर अपने व्यू अपने आप बनाने लग जाते हैं। तो कई बार मैंने देखा फेसबुक पे इन्हीं मुद्दों पर बहस चल रही होती है बस, और एक्सपर्ट्स के बीच में। हाँ जी, कौन सी? ये दोबारा बोलता हूं, पहले लिख लो, इसका आंसर लिखो। वेयर at the time of repeal it is mentioned that new amendment to repeal the existing enactment
along with modification, amendment as well, then such amendment or modification shall also be repealed. However, where proposed amendment only repealed the existing enactment, then all such amendments or modification shall continue. लो जी, ये पूरा आंसर लिखवा दिया और पेपर में आने की संभावना है इसकी। तो बड़ी सीधी सी बात है, पहले लिख लो इसे। लिख लिया? चले, बड़ी सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना कि अगर मान लीजिए कोई सेक्शन बना, से फॉर एग्जांपल कंपनी एक 2013 ने सेक्शन 185 बनाया। 185 वाज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। उसके बाद जून 2015 में अमेंडमेंट आई जो कहता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। 2017 की अमेंडमेंट ने कहा 185 चेंज हो गया, पुराने वाला रिपील, नए वाला ये रहा। सवाल ये उठा कि 2017 की अमेंडमेंट ने सेक्शन को रिपील किया या सेक्शन के साथ उसकी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट को भी रिपील किया है। अगर तो केवल सेक्शन रिपील हुआ है तो ध्यान रखना जो भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट उसमें लेटर ऑन आई हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में केवल सेक्शन ने सेक्शन को रिपील किया था, तो क्या मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट कंटिन्यू रहेंगी? द आंसर इज यस। तो जैसे 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे नहीं लगेगा, क्या वो अमेंडमेंट 2017 के बाद भी इफेक्टिव रहेगी? आंसर इज यस। ठीक है, अब पढ़ के देखो। बट अगर अमेंडमेंट के टाइम लिख दिया कि हम सेक्शन को भी रिपील कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी अमेंडमेंट को भी रिपील कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो वो सब अमेंडमेंट वगैरह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा। कौन सा सेक्शन खत्म हुआ जी? 6 कैपिटल ए। आइएगा 7 पर। सर्कुलर होता है ना बाद में। नहीं, किसने कहा काट के अलग से लिखते हैं? अमेंडमेंट तो बाद में आती है, वो काट के अलग नहीं, वो तो ऑथर काट के लिखते हैं या वेबसाइट काट के लिखती है। लॉ मेकर थोड़ा काट के लिखते हैं। लॉ मेकर ने पहले लॉ लिखा हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट दी है। ठीक है ना? अब वो अलग से एग्जिस्टेंस में है। चले, सेक्शन 7 रिवाइवल ऑफ रिपील्ड enactment
रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड इनेक्टमेंट, रिवाइवल का मतलब जिंदा करना, ऑफ द रिपील्ड इनेक्टमेंट, क्या मतलब है इसका देखते हैं। लिखिएगा इन एनी सेंट्रल एक्ट और regulation made after commencement of this act where any enactment repealed either wholly or partially has been revived, then any such revival shall expressly state the purpose. लिख लिया? समझना जी इसका एग्जांपल अब। हो गया? चले शुरू कीजिएगा एनालिसिस। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ना टोटल सेक्शन थे 658, सेक्शन 1 से लेकर 658 तक के सेक्शन थे, जिसमें से वाइंडिंग अप के ऊपर सेक्शन हुआ करते थे सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 560 तक। फोर 425 से 560 तक ये 136 सेक्शन जो है केवल वाइंडिंग अप के ऊपर हुआ करते थे। ये उस समय की बात है। अब आया कंपनी एक्ट 2013, इसने रिपील्ड कर दिया। यार ये रील्ड क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? रिपील्ड कर दिया कंपनी एक्ट 1956 को। कंपनी एक्ट 2013 वाइंडिंग अप के सेक्शन लेके आया। वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है सेक्शन नंबर 271 से लेकर सेक्शन नंबर 366 तक। तो ये वाइंडिंग अप के सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 के। अब दिक्कत ये थी कि यहां पर वाइंडिंग अप होता था कोर्ट के द्वारा। कंपनीज एक्ट 1956 यहां पर होता था वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, सुपरविजन ऑफ कोर्ट। बट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वाइंडिंग अप होता है अंडर सुपरविजन ऑफ
NCLT. Under the supervision of NCLT. NCLT मतलब ट्राइब्यूनल, जो बार बार हमने यूज किया, यहां तक लिख लो। कुंदन, अच्छा यही बेटा है, पिंटू को फोन कर दे। पिंटू, ये थोड़े ना फेंकूंगा अब। उनको क्या पूछ रहे हैं बच्चे? चलो जी, एक्चुअल में टेनिस का मैच है, उनकी आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं बच्चों की, तो उनका टेनिस का मैच रखा हुआ है। तो इनका बेटा जो है वो नेशनल लेवल पे टेनिस बहुत बड़े लेवल पे खेलता है, तो उसके साथ मेरे दोनों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए बुलाने के लिए कह रहा हूं कि हाँ जी ले आना ग्राउंड में। चलो जी, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी मैं पढ़ाऊं। तो क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन कौन से थे? सेक्शन 1 से लेकर 658 तक। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन हुए सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 470 तक, और कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 271 से 366 तक डील करते हैं किस चीज को लेकर? वाइंडिंग अप को। कंपनीज एक्ट 1956 में वाइंडिंग अप कौन देखता था? कोर्ट देखता था, परंतु 2013 में ये कौन देखता है? ट्राइब्यूनल देखता है। अब दिक्कत यह आई कि जिस टाइम कंपनी एक्ट 2013 का एग्जिस्टेंस हुआ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, उस टाइम देश में ट्राइब्यूनल थे ही नहीं, एनसीएलटी थे ही नहीं। अब देखना किसने है ये काम? वाइंडिंग अप का काम किसने देखना है? ट्राइब्यूनल ने, और ट्राइब्यूनल है ही नहीं देश में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए लॉ मेकर ने ये गड़बड़ को समझा और कहा कि पूरा कंपनी एक्ट 1956 को रिपील बेशक कर रहा है, मगर फिर भी 1956 के कुछ सेक्शन एग्जिस्टेंस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास एनसीएलटी नहीं है। समझा? अब जरा मेन सेक्शन का कंटेंट पढ़ना, जरा पढ़ो जरा। सेक्शन 7 को ध्यान से पढ़ के देखो। However, at the formation of Companies Act 2013, since NCLT was not there, thus क्योंकि एनसीएलटी नहीं था, इसलिए कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सेक्शन 271 टू सेक्शन 366 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 to facilitate winding up. To facilitate winding up. Facilitate का मतलब क्या होता है? रास्ता तैयार करना। वाइंडिंग अप के लिए रास्ता तैयार करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 ने कहा or at the time of formation of Company Act 2013, since NCLT was not there, thus Company Act 2013 provides for continuance of 270 Section 425 to Section 560 of Company Act 1956 to facilitate winding up. बताओ जी, कोई भी दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं?
कितने सेक्शन हो गए? 7। टोटल कितने हैं? 29। चलो जी 29। क्या घबराना क्या? 12 नंबर हैं, ये नहीं दिख रहे 12 नंबर? और कितना प्यारा सा एक्ट है ये, देखो कोई लड्डू सा एक्ट है कि नहीं? क्या दिमाग लग रहा है कि नहीं? है ही नहीं, दिमाग लगना ही नहीं है। सेक्शन 8 कंस्ट्रक्शन ऑफ। मैं कह रहा हूं अगर हमारे टाइम पे ऐसी चीजें होती, रिपील्ड एक्ट, तो हमारे भी 70-80 नंबर आते। चलो जी, हर सब्जेक्ट में। EISSM में कितने आए थे पता ना? 40। अरे टेक्स्ट तो मेरा स्ट्रांग था बहुत। वेयर, उसका भगवान मालिक था। वेयर चलिए, वेयर दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर दिस एक्ट, where this act or any central act or regulation made after this act repealed and reenacted any provision of previous enactment। enactment का मतलब क्या होता है? प्रीवियस मतलब पुराना, enactment मतलब कानून। enactment का मतलब कानून। repealed का मतलब हटाना। रीइनेक्ट का मतलब पुराना हटाना, नया लाना। पुराने को हटाकर नया लाना, बोलो ना हाँ। पुराना हटाओ, नया लाया। चलिए, any provision of the previous enactment, then any reference in any other act about provisions so repealed shall unless a different intention appears be considered as reference to provisions so re-enacted। पढ़ो जी बड़े ध्यान से, शब्द बड़े अजीब है, रिपील्ड, रीइनेक्टेड।
हो गया, बड़ा इजी सा है ये। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे जवाब देना। उम्मीद करते हैं कि यही सेक्शन में लिखा होगा जो आप जवाब देंगे। हमारा एक एक्ट है जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, आईपीसीसी में हुआ करता था, नाम है जिसका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। नाम सुना हुआ है? एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। आपके सीपीटी की मैडम ने एक बार आपको यह बताया होगा, मैं बताता हूं कहां पे। आपको लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील समझा रही होगी वो, तो आपको एक टॉपिक करवा रहे होंगे, केस लॉ वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। वहां पर यह केस लॉ समझाया जाता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का। चले, तो एज पर द पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है हमारे देश में एक 1965 का कानून है ये। यहां पर सेक्शन 2, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 फाइनेंशियल ईयर डिफाइन किया गया है, जो कहता है फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू company shall have the same meaning as defined under Companies Act 1956। लो जी, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द कंपनी शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, बोलो हां या ना। तो फाइनेंशियल ईयर वो होगा कंपनी के लिए, बोनस एक्ट कहता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के रूप में डिफाइंड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब सवाल उठा 1956 तो है ही नहीं, सेंस नाउ कंपनी एक्ट 1956 रिपील्ड, बट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में तो आज भी यही लिखा हुआ है। एंड कंपनी एक्ट 2013 री इनेक्टेड आफ्टर रिपील्ड। तो सवाल उठा कि ये जो बोनस एक्ट में लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब द ईयर, द सेम ईयर विच इज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, तो जब 56 रिपील हो गया तो इसका मतलब बोनस एक्ट अब तुम कहां पर लेके जाओगे हमें? 2013 में। तो यानी कि कंपनी एक्ट रिपील करने का मतलब यह है क्या कि मैं बाकी जो सभी के सभी एक्ट हैं जहां पर भी कंपनी एक्ट 1956 लिखा हुआ है वहां पर भी अपने आप में चेंज करने बैठूं? इसका मतलब होगा लॉ को, देश में 75,000 कानून है पूरे देश में हमारे, उसमें से मेरे ख्याल से कम नहीं तो 70-80 कानूनों के अंदर कंपनी एक्ट यूज हुआ है। तो फिर अगर कंपनी एक्ट यूज हुआ है 70-80 कानूनों में, तो क्या कंपनी एक्ट चेंज होने के कारण मैं उन 70-80 कानूनों को पार्लियामेंट से पास कराऊं? लॉ कहता है जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई एक्ट रिपील होके दोबारा नया एक्ट कोई और बनता है, तो फिर किसी भी एक्ट में अगर रिपील्ड का रेफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो री इनेक्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि हर वो एक्ट जो आज के डेट में कंपनी एक्ट 1956 लिख के बैठा है, क्या मैं कह सकता हूं उसका इशारा किसकी तरफ है? 2013 की तरफ। क्लियर हो गई इतनी बात? अब पढ़ के देखना, पहले लिख लो फिर पढ़ना। नाउ एनी रेफरेंस about Companies Act 2013 1956 means reference to Companies Act 2013। ये लो जी, कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 से लेकर
सेक्शन नंबर 16 तक हमें बुक सही करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन है ही कुछ अलग तरीके के, मतलब उसकी लैंग्वेज को मैं चेंज भी नहीं कर सकता, हालांकि हर इस लैंग्वेज को मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा सुविधाजनक चार्ट्स में बांटा है, इधर उधर पैराग्राफ तोड़े, बट उनमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोग थोड़ा सा समय भी बचा सकते हैं 9 से 16 तक, और आ जाइएगा 9 से 16 तक के लिए। पेज नंबर बता दो, भगवान भला करेगा आपका। हैं जी, बुक नहीं लाए, एक्चुअल में बहुत भारी बुक है ना, बैग गिर जाता होगा नीचे यार। सेक्शन 9, आप एक काम करना, जो इसके लिए रेफरेंस एग्जांपल लिखवाऊंगा वो लिखते जाना बस, जो बुक नहीं लाए हैं, जो महारथी। कुछ साफ साफ सा नहीं आ रहा। सेक्शन 9 पढ़ना शुरू करूं? पढ़ो जी, बड़ा प्यारा सेक्शन है, ओहो देखना कितना अच्छा सेक्शन है। कहां गया? लो जी, सेक्शन 9 कहता है, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। क्या मैं कह सकता हूं पक गया हूं ये लाइनें सुन सुन के? It shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any other period of time to use the word from, and for the purpose of including the last in the series of days or any other period of time to use the word to. बस। अच्छा, मैं आपकी मदद पूरी करूंगा, ये लाइनें काट देना। बताओ, इससे ज्यादा मदद एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? तो आई थिंक सेक्शन पढ़ता ही अपने आप में क्लियर है एकदम कि इसने क्या कहा है। ये लो जी, ये यहां पे ब्रैकेट भी क्लोज कर देना एक्ट के बाद जी। तो समझ आया या चलक गया? हे भगवान। सेक्शन 9 बुक के अंदर ही एग्जांपल लिखना सामने वाले पेज पे। सेक्शन 9 मैं कहता हूं, टुडे इज 1 जनवरी 2019। काउंट, अरे काउंट करो 10 days फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो बताओ डेट क्या आएगी? है ये क्या कर दिया आपने? क्या निकाली डेट तुमने? ये कैसे निकाली? 10 ऐड किए, किस में ऐड किए? 1 जनवरी में। तो 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं किया क्या तुमने? क्यों? लिखा हुआ क्या कि जब फ्रॉम से काउंट करते हैं तो उस दिन को हटा दिया करते हैं और अगले दिन काउंट करते हैं। ये लिखा है इंग्लिश में, पढ़ के देखो, समझ आया? 1 जनवरी प्लस 10 days is equal to 11th January. Thus, 1 January to be excluded, तो जब भी फ्रॉम आता है तो फ्रॉम का मतलब होता है एक्सक्लूड कर दो। सिमिलरली हमारा एक कानून है जो कहता है इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी सबमिटेड अप टू
31 जुलाई। तो लास्ट डे ऑफ सबमिशन क्या है? एक दिन पहले, या वो दिन भी इंक्लूड होगा? क्योंकि इसका अंत कहां से हो रहा है? 2 से। तो कहता है जब 2 से अंत हो तो उस दिन को इंक्लूड करो। फ्रॉम से शुरू हो तो फ्रॉम वाला दिन हटा दो, 2 से अंत हो तो 2 वाला दिन इंक्लूड करो। अब पढ़ के देखो जरा क्या लिखा है। समझ आया या गया? नाउ लास्ट डेट टू इंक्लूड 31st of July as well. लास्ट डेट में 31 जुलाई भी इंक्लूड किया जाएगा। जी हो गया? चलिए, तो ये हमारा सेक्शन 9 खत्म हो गया। बताओ, अरे कैसे कैसे सेक्शन है। सेक्शन 10 पे आते हैं। अभी तो बहुत टाइम है। मेरी भी पीछे है। सेक्शन 10 नहीं हुए, कितना हो गए? 11। एक मिनट, ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ है? नहीं, मुझसे ये गलत बटन दबा है कोई PC2 का। अब करना यार, 16 तक तो करते जाओ यार। चलो 13 तक कर लो, 13 तक कर लेते हैं, 13 तक कर लेते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? मान लो जी मेहता सर और मेरे बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, हम दोनों कोर्ट में पहुंच गए। केस का नाम था पोपली वर्सेस मेहता। कोर्ट ने कहा, तारीख दी हमें कि चलो भाई अगली तारीख है 25 जनवरी 2020, उस दिन आना। चांस की बात है कि 25 जनवरी 2025 को दिल्ली में, सॉरी 2020 को दिल्ली के अंदर ये दंगे वंगे जो होते हैं ये हो गए, और जिस वजह से दिल्ली बंद थी, कोर्ट भी बंद था उस दिन। अब अगर कोर्ट बंद था, 25 जनवरी की हमारी तारीख थी, तो बताइए हमारी अगली तारीख कौन सी होगी? अब ये कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगा डाला है या कौन सा एक्ट लगाया है? 25 तारीख होगी या 26 होगी? पढ़ के देखिएगा आप, यही दिमाग में एग्जांपल रख के। कहता है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओहो, एनी एक्ट or proceeding is directed to allowed to be done or taken in any court। सिंपल करवा दूं और ये चलेगा? यार ये रहने दो, ये मत काटना। कोर्ट और ऑफिस ऑन सर्टेन डे or within the prescribed period, then if the court or office is closed on that day or that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding as done shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterward on which the court or office is open। इसके बाद का काट देना। देखो लॉ कितना दयावान है, पता है?
मैं एक काम करूं, इसे ना अगली क्लास में लिखवा ही दूंगा। मुझे लग रहा है लिख के तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा जाएगा। ऐसा तो चेहरे देख के लग रहा है पढ़ा दे बस खत्म करो और क्या। तो अगली क्लास में इसे लिखवा ही दूंगा, यही करते हैं। संडे को क्लास है जी 7 से 9। कल तो वो वाली है ना, ऑडिट वाली।